गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो जी, तो क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन कराया था जीएसटी के पोर्टल पे, ठीक है। इसमें हमने टूए टूवी को समझा था और आईएमएस को समझा था, ठीक है। ये जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है और हमें क्या क्या फंक्शंस करने हैं जब हम परचेज की बात करते हैं, ठीक है। हम आज से शुरू कर रहे हैं अपना रिटर्न फाइलिंग R1, ठीक है। क्योंकि अभी R1 का टाइम है, हमें 11 तक अपना मंथली R1 फाइल करना है और 14 तक हमें अपना क्वार्टरली भी R1 फाइल करना है, ठीक है। तो हम R1 फाइल करेंगे और इसी के बाद साथ साथ में 2A भी समझेंगे, 2B समझेंगे दोबारा से और 3A भी करेंगे। तो प्रैक्टिकल का टाइम है तो मैं क्लाइंट्स के डेटा के साथ कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको R1 क्या सब कुछ सारे टेबल समझा रहा हूँ। देखो, रिटर्न्स फाइल करना सीखना है अच्छे से तो आपको टेबल्स में क्या एंट्री रहेगी, किस टेबल है, टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैं बात करूं तो रिटर्न पीरियड अगर जनवरी टू मार्च का है, ठीक है। और मार्च का अगर हम R1 खोलते हैं, जीएसटी R1 जो कि होती है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या टेबल्स गिवन है, उस टेबल को आपको फिल करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे अपने पास रखोगे, ठीक है। वो सारा का सारा मैं आपको इसमें समझाऊंगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हमारे पास 13 टेबल है, ठीक है। और 13 टेबल्स में मुझे इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये किस चीज का है, ये टेबल हमारा रिटर्न ऑफ सप्लाई का, ठीक है। तो ये सप्लाई को आपको समझना बड़ा जरूरी है कि सप्लाई पहले होता क्या है, कितने तरीके की होते हैं सप्लाई, ठीक है। किस सप्लाई को हम कहाँ रखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें सप्लाई की तो बेसिकली हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर हम सप्लाई की बात करें तो इस सप्लाई को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली की जो कैटेगरी होती है उसे क्या बोलते हैं जी, बताओ। हमारी जो सप्लाई होती है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो होती है B2B, उसे बोलते हैं हम B2B, ठीक है। क्या होती है B2B का मतलब क्या होता है, दोनों रजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2B का मतलब हमारा है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। यानी कि एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सप्लाई एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि वो कोई भी गुड्स सेल कर रहा है या कोई सर्विस रेंडर कर रहा है, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी होती है, बिजनेस टू, बोलो, B2C बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि जो सप्लाई होती है उसका क्या मतलब होता है, ये जो सप्लाई है ये सप्लाई है बिजनेस टू कंज्यूमर की। तो बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब जो पर्सन है वो उस गुड्स को बिजनेस का मतलब है जो पर्सन हमसे गुड्स खरीद रहा है या सप्लाई ले रहा है, रिसिपिएंट जो हमारा है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है जो पर्सन हमसे गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, ले रहा है, वो इसको फर्दर क्या करेगा, या तो सेल करेगा या इसको अपने बिजनेस में ही क्या कर लेगा, इसको मतलब बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसके अंदर वो उसको शामिल कर लेगा। जैसे हम कोई भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करते हैं, तो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर्स के लिए जब हम उसके कंपोनेंट खरीदते हैं तो उस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, सेल नहीं करते, उस कंपोनेंट को मिलाकर हम एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो कंजम्पशन है वो उसी बिजनेस में कंज्यूम हो गई, ठीक, उसी प्रोडक्ट में कंज्यूम हो गया, तो वो सप्लाई क्या कहलाती है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, ठीक है। और बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई में क्या होता है कि जो सामने वाला रिसिपिएंट है वो उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, ठीक है। वो उस प्रोडक्ट को क्या करता है, अपने कंजम्पशन में ले आता है, ठीक है, और उसको यूज कर लेता है, ठीक है। वो उसको यूज कर लेता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस सेल में अगर हम देखो, जैसे हमने बोला कि हम एक
कंपोनेंट एक बना रहे, सपोज करो हमने मोबाइल फोन बनाना है, तो मोबाइल फोन की हमने स्क्रीन किसी से बाई की, तो हम जब सेल कर रहे हैं तो साथ में स्क्रीन भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होती है कि कंपोनेंट हो या कोई प्रोडक्ट हो, वो क्या होता है, आगे सेल भी होता है, ठीक है। और बिजनेस टू कंज्यूमर सेल में, कंज्यूमर में क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो है वो आगे सेल नहीं होता, कंज्यूम हो जाता है। तो हमारी दो ही तरह की सप्लाई हम जनरली बोलते हैं, एक तो बिजनेस टू बिजनेस, B2B से बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर हम B2B को एलोबरेट करोगे ना, तो B2B में क्या होगी, या तो अब B2B में को अगर हम एलोबरेट करें, तो B2B की सेल को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो नॉर्मल सेल है, एक तो जो हम सेल करते हैं तो क्या होती है, हमारी सप्लाई होती है, ठीक है। तो हम एक सप्लाई, एक तो हमारी क्या है, सप्लाई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अपनी सेल। और जब हम सेल करते हैं, जब हम सेल करते हैं, तो सेल के अगेंस्ट में कभी कभी हमारे पास क्या आता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, इसके लिए हम क्या इश्यू करते हैं, क्रेडिट नोट। इसके लिए क्या इश्यू करते हैं हम, क्रेडिट नोट। और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरे केस में हम, सेल के केस में हम एक, या तो सेल्स रिटर्न होगा, या फिर हम एक कह लो इसको सप्लीमेंट्री इनवॉइस, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, सप्लीमेंट्री या एडिशनल चार्ज डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, जिसके लिए हम, इसके लिए हम क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट। आपको पता है सर, डेबिट नोट किस केस में इशू किया जाता है, एज ए अकाउंटेंट बहुत सारे बंदे हो, आप मुझे बताओ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का हम इशू करते हैं, सर डेबिट नोट हम परचेस के केस में ये करते हैं इशू, और क्रेडिट नोट सेल्स के। ठीक है। दूसरा कोई और कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सप्लाई के टर्म पे मैं बात कर रहा हूँ, सप्लाई के टर्म पे। देखो, जब भी हम अभी बात कर रहे हैं R1 की, तो R1 क्या है, रिटर्न ऑफ सप्लाई है, यानी कि हमने जितने भी सप्लाई, जो भी सप्लाई एग्जीक्यूट की है, ठीक है, उसका रिटर्न है, ठीक है। तो जब हम कोई भी सप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, सेल करते हैं, और सेल के केस में क्या इशू करते हैं, सेल के केस में क्या इशू करते हैं, हम एक टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, एक इनवॉइस इशू करते हैं, जो कि हमारा टैक्स इनवॉइस कहलाता है, ठीक है। सप्लाई सेल के केस में एक टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। अब जब हमने ये सेल सप्लाई एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें से जिसको सेल किया था, उसमें से उसका कुछ माल वापस आ गया हमारे पास, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न। और जब सेल्स रिटर्न होता है, तो उस केस में हम क्या इशू करते हैं, तो हम इशू करते हैं क्रेडिट नोट। हम अपने वेंडर्स को क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हमने सप्लाई करनी है, सपोज करो आज क्या तारीख है, 6 तारीख है, ठीक है। हमने आपके साथ एक सेल एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 की वैल्यू का था, ठीक है। इसके अंदर जो जीएसटी अमाउंट था, जो जीएसटी था एट द रेट 18% था, मान लो 18% था जीएसटी, जो कि कितना बैठता है, 18,000। अब जब ये माल हमने आपसे एक क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको इतने रुपए का माल भेजेंगे, होता है ना परचेज ऑर्डर कभी कभी आता है, हम ठीक है कर देते हैं कि हम आपसे, क्योंकि हम आपको इतने रुपए का माल भेजेंगे, जिसमें हम आपसे बोलते हैं कि जो गुड्स की वैल्यू होगी वो 1 लाख रुपए होगी, और जीएसटी की जो वैल्यू होगी वो 18% होगी, और ये टोटल 18,000 बन के 1,18,000 बनेगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या होगी, हमारी प्राइस एस्केलेशन क्लॉज। हमने एक प्राइस एस्केलेशन, ठीक है, क्लॉज रखा, कितने परसेंट का, 5% का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, कि जब हम गुड्स को डिलीवरी करेंगे उस समय जो प्राइस अगर इंक्रीज करता है, जो भी प्राइस इंक्रीज करेगा उस पे हम नहीं जाएंगे, आपके प्राइस में 5% तक का हम इंक्रीज कर सकते हैं डिलीवरी डेट पे, ठीक है। अब जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके हमने उसको एक इनवॉइस इशू कर दिया, कितने रुपए इसका, 1,18,000 रुपए का इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। सामने वाली पार्टी ने हमें पेमेंट भी कर दी, एडवांस पेमेंट लेते हैं हमने, सामने वाली पार्टी ने एडवांस दी, पेमेंट भी कर दी। लेकिन जिस डेट को, अगर हम डेट की बात करें, तो उस डेट को हमने क्या किया, डेट अगर मान लो 10 तारीख, 10/4/2025, इस डेट को जो प्राइस है वो कितने से इंक्रीज हो गई, इंक्रीज बाई
3%, इंक्रीज बाई 3%। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको फर्दर एक नया इनवॉइस देंगे। बोलो हाँ जी, नहीं सर, नए आवाज आ रही है आपको? इनवॉइस में ऐड कर देंगे वैल्यू। हमने उसको ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर रखा है, वो इस अमाउंट का इंतजार करता है 1,18,000 का। लेकिन हमारा एक प्राइस एक्सलेशन क्लॉज था कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 5% तक आपका प्राइस ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है। ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस दोनों का क्लॉज रखा कि प्लस माइनस 5% दोनों हो सकता है। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 10 को इंक्रीज हो गया कितने परसेंट से, 3% से प्राइस। ठीक है, तो उस केस में हम उसको टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे नहीं, उस केस में हम उसको क्या इशू करेंगे, एक डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट इशू करेंगे कितने रुपीज का, हमारे इस केस में एक डेबिट नोट इशू होगा। वो कितने रुपीज से इसका इशू होगा, 1,00,000 का 1,00,000 का 3% कितना होता है, 3,000 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू प्लस इस पे 18% जीएसटी, इसी पे हम 18% जीएसटी लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे कितने रुपए का बनता है, 54 रुपए का। तो ये टोटल अमाउंट हम इससे 3,054 रुपए हम इससे लेंगे अगेंस्ट डेबिट नोट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही केस अगर डिक्रीज का आता है कि प्राइस क्या हो गई, जो कि वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज बाई, ठीक है, 4%। ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या इशू करेंगे, बोलो। अगर केस डिक्रीज का हो गया तो उस केस में हम क्या इशू करेंगे, उसको हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। बिल्कुल, हम उसको क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे, जो कि अमाउंट कितने होगा, 1,00,000 का 4% कितना हो गया जी, 4,000 रुपए प्लस उसका 4,000 का 18% जीएसटी, 4,72। ठीक है, 72। तो कुल मिला के उसको हम 4,072 रुपए का हम उसको डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट। क्योंकि आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गई है। ठीक है, कितने से, 4% से। हमारे डिलीवरी क्लॉज में लिखा था कि हम ये 4% का अमाउंट आपसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ये वाले केसेस आते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट के, ठीक है, तो क्रेडिट नोट दो केस में इशू होता है, जब हमारा सेल्स रिटर्न हो गया हो, और दूसरा कब इशू होता है, जब मेरी प्राइस एक्सलेशन या डिफ्लेशन जो क्लॉज थी उसके अगेंस्ट में मुझे सामने वाली पार्टी को एक रिफंड अमाउंट इशू करना है, या रिफंड अमाउंट का एक नोट इशू करना है। ठीक है, रिफंड अमाउंट का नोट इशू करना है। ठीक है, दूसरा डेबिट नोट कब इशू होता है, जब डेबिट नोट कब इशू होता है, जब हमने जिस रेट पे पार्टी से डील की थी उस रेट के ऊपर, उस रेट के ऊपर जो नया रेट आ गया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और हमें फर्दर उससे एक अमाउंट एडिशनल रूप में चार्ज करना है, तो भी हम उस केस में डेबिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो हम जब भी हम सप्लाई एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये 3 चीजें करते हैं। एक होती है सेल, जब सेल करते हैं तो टैक्स इनवॉइस, दूसरी होती है सेल करते हैं तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, जो आप यहाँ पे इशू कर रहे हो। ठीक है, अब देखो सेम कहानी आती है हम जब हम B2B की सेल भी करते हैं। ये तो रही कहानी कि B2B में हम जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, B2B के अंदर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो सेम कहानी आएगी कि अगर हम B2C में भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहां भी क्या होगी कि या तो सप्लाई एग्जीक्यूट सेल होगी, या उस सेल के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो सेल के अगेंस्ट में क्या करेंगे, हम कोई डेबिट नोट या कोई क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो B2C से जब हम कोई B2C ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर की ट्रांजेक्शन, तो हमारी सप्लाई दो ही तरह की होती है, या तो वो B2B होगी या B2C होगी। B2B के केस में या तो वो सिंपल टैक्स इनवॉइस होगा, सेल होगा, या उस सेल के अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट इशू करेंगे या कोई डेबिट नोट इशू करेंगे। सेम जब हम B2C की बात करते हैं तो B2C के केस में सेल या तो टैक्स इनवॉइस की होगी, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट में क्या होगा, कोई क्रेडिट नोट इशू होगा, वर्सेस सेल्स रिटर्न, या जब हमारी प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर उस केस में हम कोई डेबिट नोट इशू करेंगे। अब इन सारे इसके अलावा कौन सी सेल होती है, बताओ जी, इसके अलावा कौन सी सेल होती है। अब B2C सेल को आप दो तरीके से
किससे बांट सकते हो कि B2C की जो सेल है आपकी, उसको आप दो तरीके से बांट सकते हो, ठीक है। एक तो सप्लाई है, एक सप्लाई बोल सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हैं, एक सप्लाई होगी एक्सपोर्ट सप्लाई। देखो B2C की जो ट्रांजेक्शन हमारी है वो एक तरीके से एक्सपोर्ट है, ठीक है। B2C के जो ट्रांजेक्शन है एक तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट से सप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सामने वाली पार्टी से यहाँ पे हम ऐसे नहीं देखो, कंफ्यूज हो। अब जो B2C की सप्लाई है ना, इसको हम पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी जब हमारा सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट है। क्या है जी? इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट होने के साथ साथ दो कंडीशन है। पहला क्या है? इंटर स्टेट है और उसकी जो वैल्यू है क्या है? इनवॉइस वैल्यू जो है वो क्या है? ग्रेटर देन, कोई बताएगा कितना अमाउंट है? 2.5 लाख, ठीक है। जो हमारी इनवॉइस वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 2.5 लाख है। और जो बाकी की सप्लाई है वो क्या है? अदर देन, अदर नॉर्मल सप्लाई, तो भी जो बाकी रह गई वो अदर देन अदर सप्लाई, अदर B2C सप्लाई लिख सकते हैं, B2C। तो आपको अपनी सप्लाई को दो पार्ट में बांटना है, ठीक है। एक सप्लाई वो होगी, B2C की सप्लाई की बात कर रहा हूं, एक सप्लाई वो होगी जो कि होगी हमारी क्या? जो कि हमारी होगी इंटरस्टेट होने के साथ साथ, इंटरस्टेट होने के साथ साथ क्या है हमारी? इंटरस्टेट होने के साथ साथ क्या है हमारी? जिसकी वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड करती है, ठीक है। और दूसरी सप्लाई क्या होगी? जिसकी वैल्यू ना ही वो इंटरस्टेट है, ना ही उसकी वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड करी, यानी कि जितने भी बाकी के B2C सप्लाई रहेगा वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? वो इस कैटेगरी में आते हैं, अदर देन B2C सप्लाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जब भी ये वाला जो सप्लाई होता है इसको बोलते हैं लार्ज, लार्ज B2C, लार्ज इनवॉइस। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज सप्लाई, लार्ज B2B B2C सप्लाई, इसको बोलते हैं हम लार्ज B2C सप्लाई, लार्ज इनवॉइस कह सकते हो, B2C इनवॉइसेस, ठीक है। और ये अदर देन लार्ज, इसको तो छोटी देती है तो बनी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज सप्लाई। और इस दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? अदर देन लार्ज। अब मैं इसको आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, समझ लेना, ठीक, पहले समझ लो प्रोसेस तरीके से। तो दूसरा, जब हम क्रेडिट नोट भी इशू करते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी इशू करते हैं, तो यहाँ भी दो तरीके से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। एक होती है अगेंस्ट लार्ज इनवॉइस, लार्ज क्रेडिट नोट डेबिट नोट। एक हमारी होती है लार्ज, ठीक है। लार्ज के साथ साथ कौन सी? इंटरस्टेट भी है, और साथ में क्या है? वैल्यू किससे एक्सीड करता है? 2.5 लाख के इनवॉइस का, ठीक है, 2.5 लाख के इनवॉइसेस का, ठीक है। यानी कि जो हमने यहाँ पे इंटरस्टेट इनवॉइस B2C सप्लाई एग्जीक्यूट की थी, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा थी, उसके अगेंस्ट में अगर हमने कोई डेबिट नोट इशू किया है, उसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट इशू किया है, तो वो हम यहाँ अलग से ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी के जितने भी डेबिट नोट रेट हैं वो अदर की कैटेगरी में आ जाते हैं, अदर, ठीक है, अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, अदर B2C डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ठीक है। B2C अदर B2C डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। देखो, अगर R1 आपको समझना है ना, तो आपको ये वाला सारी चीजें समझ में आनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। अभी इस पिक्चर को ना बड़े से ध्यान से देखना पहले, आगे जानी आपको यही समझ में आ जाएगी R1 के टेबल्स के बारे में, ठीक है। हमने बोला सप्लाई हमारा क्या है? सप्लाई है। तो ये पिक्चर नजर में आ रही है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करके इसको नॉर्मल तरीके से ओपन कर सकते हैं।
हाँ जी, तो ये दिख रहा है जो बनाया मैंने अभी, Yes, sir, दिख रहा है. दिख रहा है ना? अब इसको देखो, मैंने बोला सप्लाई, ठीक है, सप्लाई मतलब जो भी कुछ हमने सेल या सर्विस रेंडर किया है किसी को भी, हमारा सप्लाई है। हमारा सप्लाई को हमने बेसिकली अभी दो कैटेगरी में बांटा है, एक हम जिसे बोलते हैं B2B सप्लाई और एक जिसे बोलते हैं B2C सप्लाई, ठीक है। B2B सप्लाईज के अंदर दो चीजें आएंगी पिक्चर में, ठीक है, या तो हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, ठीक है, या इस जब जो भी हमने टैक्स इनवॉइस इशू किया उसके अगेंस्ट में हम कोई क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। या फिर मेरी सप्लाई क्या होगी, B2C सप्लाई होगी। जो मेरी B2C सप्लाई होगी उसके अगेंस्ट में भी या तो हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे या उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में हम कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम कोई टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो वो दो तरह के इनवॉइसेस होंगे। एक होगी जिससे जो इंटर स्टेट की होगी, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा, IGST लगा होगा और उसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होगी। और दूसरा क्या होगा, अदर देन ये, यानी कि जिसकी वैल्यू जो कि इंटरस्टेट भी है, इंट्रा भी है, लेकिन इनवॉइस वैल्यू क्या है, 2.5 लाख से नीचे है, ठीक है, और साथ साथ में वो B2C है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में ये वाला जो इंटरस्टेट हमने इशू किया है, इंटरस्टेट 2.5 लाख, इसके अगेंस्ट में या तो हम कोई डेबिट नोट कोई क्रेडिट नोट इशू करेंगे, इसके अगेंस्ट में या तो कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करेंगे, या फिर जो ये हमने अदर सप्लाई इशू की है इसके अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेंगे। यही कहानी होगी हमेशा सप्लाई के अंदर में। इसके अलावा कौन सी सप्लाई आएगी तीसरी, बताओ, इसके अलावा एक कौन सी सप्लाई आएगी तीसरी, कोई बताएगा? Export supplies. बिल्कुल, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन अभी हमने डिस्कस किए ये डोमेस्टिक मार्केट के डिस्कस किए, ये हमने ट्रांजेक्शन जो डिस्कस किए हैं वो कौन से ट्रांजेक्शन है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट के। और जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमारा होता है एक्सपोर्ट का। कौन सा? एक्सपोर्ट इनवॉइस, यानी कि हम जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस सप्लाई को हम अंडर एक्सपोर्ट लेके आते हैं, जो हमारी कौन सी है, एक्सपोर्ट सप्लाई, ठीक है, एक्सपोर्ट सप्लाई। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो तुम्हारी क्या है, डोमेस्टिक की है, और ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी एक्सपोर्ट की है। अब इन्हीं सारी चीजों पे मेरा टेबल GST और R1 के काफी सारे टेबल्स डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ टेबल्स में कैसे कैसे होते हैं। देखो अब ये मैं आपको लॉग इन कर लेता हूँ, ये समझ में आ गया आपको? इसमें कोई क्वेरी है तो पूछो किसी को। हाँ जी, सप्लाई से रिलेटेड जो क्वेरी है इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। नहीं है किसी को कोई क्वेरी? चलो, क्वेरी नहीं है, डेट मींस बढ़िया है। तो अब मैं इसी चीज को मैं टेबल्स के टूल आपको लेके चलता हूँ कि मैंने आपको जो है इसका टेबल्स में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो रिटर्न्स को दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं। एक रिटर्न जो प्रिपेयर होती है वो रिटर्न प्रिपेयर होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जहां हम टैली और बीजी का यूज करते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे आप टैक्स कंसल्टेंट हो, किसी घर पे किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ना आपके पास टैली है ना आपके पास बीजी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि महंगे सॉफ्टवेयर आप लोगे तो नहीं। तो वहां पे क्या करते हो, एक्सेल में सारा डेटा प्रिपेयर करते हो, और एक्सेल में अगर आपने R1 के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर कर रखा है ना, तो आप आराम से फटाफट चला लोगे, पूरे R1 रिटर्न को प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। अब आपको टेबल्स में ले चलता हूं, रिटर्न्स में आओ, रिटर्न डैशबोर्ड, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, GSTR1। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बंदे करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट चढ़ाए हैं, सामने वाले ने जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है, यानी कि हमारे परचेजर ने, ठीक है, हमें कोई माल बेच रहा है, उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमारे R1 में कभी नहीं आएगा, ठीक है। हमने जो बेचा है उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएगा। ये अब मैंने आपको टेबल जो समझाया वो देखो टेबल्स में एंट्री कैसे करती है। तो टेबल नंबर 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, SEZ, DE इनवॉइसेस, ठीक है। ये जितने भी ये जो टेबल्स आ रही है ना, इस टेबल्स के अंदर में ना जो आपने B2B सप्लाई बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस वाला केस है ये यहाँ आता है। तो इसके अंदर आपने जितने भी टैक्स इनवॉइसेस को कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है, जो कि अदर देन एक्सपोर्टेड डोमेस्टिक मार्केट में जो भी सप्लाई करा है, ठीक है, उस सप्लाई में जितने भी B2B ट्रांजेक्शन है वो कहाँ जाती है, वो जाती है टेबल नंबर 4 में, ठीक है।
टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 4 में हम वो सारी सप्लाई लेके आते हैं जो कि हमारी B2B है, ठीक है, जो हमारी B2B है और डोमेस्टिक मार्केट में हमने इसको सेल की है। तो टेबल नंबर 4A 4B, टेबल नंबर आप यहाँ लिख सकते हो चाहो तक पूरा, ठीक है, ये पूरा लिख सकते हो ऐसे। ये कौन सी सप्लाई यहाँ पे आएगी जी, तो टेबल नंबर 4A में हो क्या करना है साले, कुछ कुछ नया प्लॉट बन लगाइए, नया क्या नया टेबल नंबर 4 में ये वाली सप्लाई आएगी, ठीक है। कौन सी सप्लाई, B2B सप्लाई, ठीक है। B2C हमारी टैक्स इनवॉइस जो इशू की है डोमेस्टिक मार्केट में, वो सारा का सारा सप्लाई हम टेबल नंबर 4 में लेके जाएंगे। यहाँ पे जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात हो रही है, ठीक है, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात हो रही है, वो जाती है हमारी इसके अंदर में टेबल नंबर 9B में, टेबल नंबर 9B। 9B के अंदर हम क्या लेके आते हैं, जो भी हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन B2B, स्टार्टिंग में समझाया है, सामने वाले के पास भी GST नंबर है तो वो GST रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जो भी मेरी रजिस्टर्ड B2B की सप्लाई के अगेंस्ट में डेबिट नोट इशू किया है और क्रेडिट नोट इशू किया है, वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे जी, तो टेबल नंबर 9B में। कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे टेबल नंबर 9B में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो मेरी B2C सप्लाई है, B2C सप्लाई को हमने दो तरीके कैटेगरी बांटा है, एक हमारा लार्ज इनवॉइस और एक अदर देन लार्ज इनवॉइस। तो जो लार्ज इनवॉइस है वो हमारा कहाँ जाएगा, टेबल नंबर 5 में, B2C लार्ज इनवॉइस। यहाँ क्या जाएगा, टेबल नंबर 5 में जाएगा B2C लार्ज इनवॉइस, ठीक है। फिर जो हमने सप्लाई अदर देन लार्ज इनवॉइस है, अदर देन जो मेरी लार्ज इनवॉइस है और B2C सप्लाई है, वो हमारी कहाँ जाएगी, वो जाएगी टेबल नंबर 7 में। वो हमारी कहाँ जाएगी, टेबल नंबर 7 में, टेबल नंबर 7 के अंदर में हम ये वाली सप्लाई डाल देंगे, ठीक है। फिर मेरी बचती है कि जो B2C सप्लाई है, जो मेरी B2C सप्लाई है उसके अगेंस्ट जो लार्ज इनवॉइस इशू किया है, उसके अगेंस्ट मैंने कोई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया है, वो मेरा कहाँ जाएगा, क्योंकि डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो मैंने 9 में डाल दिया, 9B में। तो 9B का एक पार्ट होता है अनरजिस्टर्ड वाला, 9B का ही पार्ट होता है अनरजिस्टर्ड वाला, ठीक है। तो इसके अंदर आप 9B के अंदर तो जो B2C सप्लाई इशू की थी हमने, B2C सप्लाई की जो लार्ज इनवॉइस है, इसका एक हमने बनाया था यहाँ पे, लार्ज इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो किसमें जाएगा, टेबल नंबर 9B, टेबल नंबर 9B यहाँ पे, ठीक है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, टेबल नंबर 9B डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको और एक लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो तो यहाँ आ गया 9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अब जो ये वाला बच गया क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को काटे थे, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिस इनवॉइसेस की वैल्यू, जिस इनवॉइसेस के अगेंस्ट हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट काटा है, जिसकी इनवॉइसेस की वैल्यू 2.5 लाख से नीचे थी, जिसकी एंट्री यहाँ की थी, इसका अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट बचता है तो वो कहाँ जाएगा, वो भी हम 9B में डालेंगे। किसी को कोई आइडिया है, हमने सारे डाल दिए सेल, यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक मार्केट की सारी सप्लाई डाल दी, टेबल नंबर 4 में डाल दिया ये वाला इनवॉइस, टेबल नंबर 9B में डाल दिया क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशूड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। फिर टेबल नंबर 5 में हमने डाल दिया हमने वो इनवॉइसेस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर थी, ठीक है, और वो इंटरेस्ट रेट थी। अदर देन जितने भी B2C बचे वो हमने टेबल नंबर 7 में डाल दिए। जो इनवॉइस यहाँ इशू किया था उसके अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो हमने 9B में डाल दिया, 9B डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये जो बच गया इसको हम कहाँ डालते हैं, किसी को कोई आइडिया है, नहीं आइडिया, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम कुछ नहीं करते, इसको हम कहीं नहीं डालते, इसको हम क्या करते हैं, इस सप्लाई के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है।
जहां जो मेरी B2C अदर सप्लाई है, इस सप्लाई के अगेंस्ट में क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो सप्लाई दिखाते हैं वो B2C सप्लाई, अदर B2C सप्लाई एडजस्टेड विथ, या ऐसे लिख सकते हो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अदर B2C सप्लाई, ठीक है, एडजस्टेड भरो जो आवे जो With. आवे, सब भरो, 1000 क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो मेरी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मान लो मेरी, ठीक है, मेरी अदर B2C सप्लाई, अदर B2C सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू, की टोटल टैक्सेबल वैल्यू ले आओ जा, ले आओ बहन चोद, ले आओ कितनी है, तो मान लो मेरी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की मेरी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। इस पे GST जो था, पर हो ठीक है, और मेरा GST जो है वो एट द रेट 12% से, GST एट द रेट 12%, ठीक है। तो कितना जी GST हो गया यहाँ पे मेरे पास, बताओ, 24,000। 24,000। ठीक है, 24,000 रुपए, ठीक है। अब जो मेरे इस पूरे सेल के अंदर, ठीक है, मुझे एक क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी, क्रेडिट नोट टैक्सेबल वैल्यू जो थी वो थी 25,000 रुपए की। कितने की थी जी, तो 25,000 रुपए की। और अगेन ऑब्वियसली जो मेरा GST है वो अमाउंट GST एट द रेट 12% ही होगा, ठीक है। 18% वाला भी प्रोडक्ट वापस आता है तो कोई बात नहीं। एक क्रेडिट नोटिस हुआ, मुझे रिसीव हुआ, वो 12% का हुआ, ठीक है। इसकी GST वैल्यू कितनी थी, 12% कितना हुआ, 25,000 का 12% कितना हुआ, 3,000। 3,000 रुपए। तो यहाँ पे मैंने 3,000 लिख दिया, ठीक है। दूसरा जो क्रेडिट नोट मेरे को इशू हुआ, एक और क्रेडिट नोट इशू हुआ मेरे, ठीक है, रिसीव हुआ, मैंने इशू किया, बेसिकली मैंने इशू किया क्रेडिट नोट, ठीक है। इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी तो जी 15,000 रुपए का, जब 10,000 लिख लेता, चलो छोटा ही, ठीक है। और इसका जो GST अमाउंट था, GST एट रेट 18% वाला कोई प्रोडक्ट मैंने सेल किया था, उसका रिसीव हुआ मुझे क्रेडिट नोट, ठीक है। तो कितना हो गया जी, 1800, 1800। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी B2C की कहानी क्या है कि जो मेरी अदर B2C सप्लाई है वो टोटल कितनी वैल्यू की है, 2 लाख की, और 24,000 का क्या है उसके अंदर GST है रेट 12%। मुझे 2 क्रेडिट नोट इशू किए मैंने, एक क्रेडिट नोट जो इशू किया मैंने वो 25,000 वैल्यू का था, GST एट द रेट 12% लगाया था, ठीक है। और दूसरा क्रेडिट नोट जो इशू किया मैंने वो 10,000 का था, जिसमें GST रेट एट दैट। तो यहाँ पे मैं जब एंट्री डालूंगा ना, यहाँ पे मैं जब एंट्री डालूंगा इसके अगेंस्ट में, इस B2C सेल में, इस B2C सेल में जो एंट्री डालूंगा, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करके डालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मैं लिखूंगा कि जो मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी, तो मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 2 लाख माइनस 25,000, ठीक है, माइनस 10,000, कितना हो गया, 1,65,000। 1,65,000, ठीक है। तो मेरी जो टोटल सप्लाई होगी B2C की, अदर देन B2C की, वो होगी 1,65,000। और मेरा जो GST जाएगा इसके ऊपर, तो मेरा GST जाएगा वो कितना जाएगा, ठीक है। अगेन क्या करूंगा जी, 24,000
माइनस 3,000 माइनस 1,800 रुपए, ठीक है, 21,000, 20,000, 19 कितना जाएगा ये 19,000 1900 200, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 19,200 रुपए का जीएसटी लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है कि जब B2C सप्लाई के अंदर जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं होती है, इस R1 टेबल में B2C सप्लाई की जो अदर देन B2C सप्लाई है, कौन से, जो 2.5 लाख से नीचे है, ठीक है, उनके अगेंस्ट कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ है, तो वहां पे मैं अलग अलग नहीं दिखाता, मैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एंट्री नहीं पास करूंगा अपने उसके अंदर, क्या बोलते हैं, टेबल्स में। मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, मैं इसको एडजस्ट करूंगा इसके थ्रू, पूरे सेल को ले लूंगा, जितना भी मेरा टोटल सेल है उस सेल को लूंगा, फिर मैं इसको उसके जीएसटी अमाउंट से और टैक्स इनवॉइस से एडजस्ट करके फिर मैं ये टोटल वैल्यू लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो 9B के अंदर किसकी एंट्री डालेंगे, सिर्फ अपने लार्ज इनवॉइसेस के अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट इशू है तो ही 9B अनरजिस्टर्ड में एंट्री डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। और जो मेरी अदर B2C सप्लाई के क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू किया है उसको मैं अपने नॉर्मल B2C सप्लाई के क्रेडिट नोट डेबिट नोट से एडजस्ट करने के बाद आपको फिगर में टेबल में दिखाता हूँ, ठीक है। तो टेबल 4 कवर हो गया हमारा। टेबल 4 में क्या एंट्री आएगी, B2C सप्लाई, जितने भी हमारी B2C सप्लाई है डोमेस्टिक मार्केट में वो सारा हम टेबल 4 में डाल देंगे, ठीक है। फिर टेबल नंबर 5 में क्या आएगी, B2C लार्ज, वो इनवॉइसेस जिनकी वैल्यू मोर देन, एक सेकंड, इसमें कुछ अमेंडमेंट आया था, इसके अंदर जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या आया था, इसको डिक्रीज करके ना, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, ठीक है, इसको डिक्रीज करके टेबल पे लेके गया ना, फर्स्ट तो मुझे जाना है, इसको डिक्रीज करके वैल्यू कर दी गई है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख, बस इतना, बस ये फर्क और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना लार्ज इनवॉइस की, इसे वो लार्ज इनवॉइस बोलते हैं, इसको डिक्रीज करके वैल्यू कितना है वो 1 लाख, ठीक है। बस यही फर्क है कि जो लार्ज इनवॉइस को हम 2.5 लाख बोल रहे थे पूरा था, वो 1 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। तो 1 लाख का इनवॉइसेस लार्ज इनवॉइस में आएगा। तो जो भी हमारी B2C सप्लाई है जिसमें जो कि हमारा इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट होने के साथ साथ जो वैल्यू जो है वो 1 लाख को एक्सीड करती है इनवॉइस वैल्यू, तो हम बोलेंगे उसे B2C लार्ज इनवॉइस, ठीक है। और उसको एंट्री हम टेबल नंबर 5 में करेंगे। टेबल नंबर 6 में हम क्या करते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को हम कहां लेके आएंगे, टेबल नंबर 6 में, 6 एक्सपोर्ट सप्लाई, ठीक है। तो टेबल नंबर 6 मेरा कवर हो गया। इसमें क्या करते हैं, 6 में 6A, टेबल नंबर 6A में एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहे हैं। टेबल नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, B2C अदर, यानी कि जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, टेबल नंबर 5 में कवर नहीं किए, वो सारा काम कहाँ कवर करेंगे, B2C 7 में, टेबल नंबर 7 में। लेकिन यहाँ पे हम जो एंट्री डालते हैं वो क्या करते हैं, विथ एडजस्टेड विथ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, एडजस्टेड विथ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। टेबल नंबर 8A, 8B, 8C, 8D ये रिलेटेड सप्लाई है, ठीक है। रिलेटेड का मतलब होता है कि जिसपे जीएसटी का रेट अभी डिफाइंड नहीं है, जीएसटी का रेट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। देखो अगर हम सप्लाई की बात करें तो एक तो होगा रेटेड सप्लाई, दूसरा है नील रेटेड सप्लाई, तीसरा है जीरो रेटेड सप्लाई। रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इसको मैं लिख ही देता हूँ आपको, तो समझ में भी आ जाएगा। कितने तरीके के सप्लाई होते हैं, पहला कर सकते हो, पहला बोल सकते हो तुम कि भैया ये रेटेड डिफाइंड रेटेड सप्लाई है, ठीक है, यानी कि इनके जीएसटी का रेट क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ जीएसटी रेट डिफाइंड है कि इस प्रोडक्ट को अगर आप करोगे, ठीक है, तो इस पे क्या जीएसटी चार्ज करना है आपको या क्या जीएसटी लगेगा। दूसरा क्या होता है नील रेटेड सप्लाई, यानी कि इस सप्लाई के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं इस पे जीएसटी का रेट डिफाइंड नहीं है, यानी कि ये सप्लाई जो है जीएसटी के दायरे में तो आती है, ठीक है, लेकिन इस पे जीएसटी का रेट अभी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तीसरी सप्लाई होती है जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि ये जो सप्लाई है इस पे जीएसटी का रेट भी डिफाइंड है, ठीक है, रेट भी डिफाइंड है,
लेकिन जब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो हम सामने वाले कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो इसे हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लाई कौन सी कहलाती है? हमारी एक्सपोर्ट सप्लाई। जितनी हमारी एक्सपोर्ट सप्लाई है वो क्या कहलाएगी? हमारी जीरो रेटेड सप्लाई। फिर फोर्थ नेक्स्ट होती है हमारी पास एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये जो सप्लाई है इसके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो जीएसटी के से एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी में से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इस जो सप्लाई करोगे इस पे ये जीएसटी एग्जेम्पशन मिलेगी। जीएसटी एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट हमने जीएसटी में तो रखा है, ना ही हमने कोई रेट डिफाइन किया अभी इसका, ठीक है, ना हम इसको टैक्सेबल करना चाहते हैं, यानी कि जो क्या है ये जो सप्लाई है वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, टैक्सेबल इसको नहीं कर सकते। जीएसटी एग्जेम्पशन इसको करते हैं नॉन टैक्सेबल। ये जो सप्लाई होगी ना ये इस पे हम जीएसटी को भी चार्ज ही नहीं करेंगे। जीएसटी को हम जीएसटी को के अंदर टैक्सेबल लेके नहीं आते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप सप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो मुझे आप बताओ आप एक जो हमारा टर्नओवर है उस टर्नओवर के ऊपर जाओगे तो नंबर भी लो, जीएसटी नंबर भी लो, लेकिन इस सप्लाई के ऊपर कोई भी जीएसटी आप किसी भी कस्टमर से चार्ज नहीं करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जो राइस है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ये सब क्या है? हमारे एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस अगर आप ओपन बेच रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा एग्जेम्प्टेड में आता है, ठीक है, लेकिन उसी को आप पैकेज करके बेच रहे हो, पैक करके बेच रहे हो, तो हमारे उस पर जीएसटी रेट लगता है। तो वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, वो हमारे एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी का मतलब हो गया इसको जीएसटी के अंदर में नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी, नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, नॉट कवर्ड। एग्जांपल, ठीक है, जैसे भी आपको पता है लीकर, ये क्या है? अभी नॉन जीएसटी है। पेट्रोल, डीजल, टरबाइन ऑयल, ठीक है, ये सब हमारे क्या है नॉन जीएसटी सप्लाई, नॉन जीएसटी है, यानी कि ये जो जितने भी तरह की सप्लाई है इसको हमने जीएसटी में कवर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो रेटेड सप्लाई में जीएसटी डिफाइंड है, उस पर आप सामने वाले टैक्स पर्सन से टैक्स चार्ज करोगे। नील रेटेड सप्लाई का मतलब है जीएसटी का रेट अभी डिफाइंड नहीं है। जीरो रेटेड का सप्लाई मतलब है रेट तो डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन हम एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे हम जीरो रेटेड के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, सामने वाले के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। एग्जेम्प्टेड का मतलब इस पे जीएसटी की एग्जाम्पशन मिली हुई है, आप कुछ भी टर्नओवर कर लो, आपको जीएसटी सामने वाले से कुछ भी चार्ज नहीं करना है, ठीक है। जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, ट्यूशन फीस हो गई, ठीक है, ट्यूशन फीस हो गई, ये सब क्या है हमारे कौन सी ट्यूशन फीस? स्कूल के अंदर जो आती है, ठीक है, वो हमारे क्या है एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आते हैं। नॉन जीएसटी का मतलब हो गया कि इसको हमने जीएसटी में भी लेके नहीं आया, जीएसटी के अंदर इसको हमने नहीं रखा है, ठीक है। तो ये 5 तरीके के सप्लाई होते हैं जो कि हमारे आते हैं, ठीक है। अभी 5 तरीके सप्लाई के अंदर एक जो सप्लाई है 8A, टेबल 8A में 8B, 8C, 8D में क्या डालते हैं? नील रेटेड सप्लाई डालते हैं। क्या डालते हैं हम? नील रेटेड सप्लाई डालते हैं। तो जो भी हमारी नील रेटेड सप्लाई आती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। 9B मैंने आपको समझा दिया, यहाँ जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यहाँ जो इनवॉइसेस एंट्री करते हो 4A, 4B, 6B, 6C में हमारी B2 सप्लाई, इसके अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू किया है तो अब यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे आपने कोई भी सप्लाई की एंट्री करी है जब हमारी सप्लाई की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होती है, 1 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है, तो और वो इंटरस्टेट भी है और B2C भी है, तो उसके अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट इशू किया है, क्रेडिट नोट इशू किया है, तो यहाँ पे हम लेके आएंगे, बाकी के क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को 7C में एडजस्ट कर देंगे। अब टेबल नंबर 11 की बात करता हूं मैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? मैंने टेबल किसी को खोल के नहीं दिखा रहा, इस टेबल में कैसे एंट्री डालनी है। हेलो, हाँ जी। तो ये जो 9B का आपने जो दूसरा अनरजिस्टर्ड बताया, लेकिन जो लार्ज इनवॉइस में हम वेंडर्स डालेंगे वो तो रजिस्टर्ड हो गए ना जीएसटी में? क्या कह रहे हो आप? दोबारा से बोलो। जो B2C लार्ज इनवॉइस में जो हम डेटा एंट्री करेंगे, उधर इनवॉइसेस डालेंगे, वो उसका जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आएगा वो हम 9D के अनरजिस्टर्ड में आप बोल रहे हो डालने के लिए? बिल्कुल। तो सर अनरजिस्टर्ड उसका मतलब आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हो? अनरजिस्टर्ड मतलब जिस B2C सप्लाई किसे बोलते हैं हम?
पहले तो ये बताओ, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया? सामने वाले पर्सन के पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो आपका परचेजर है या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसे बोलते हैं B2C सप्लाई। ठीक है, B2B सप्लाई किसे बोलते हैं? यानी कि हमारे पास सेलर और बायर दोनों के पास जीएसटी नंबर है तो उसे बोलते हैं B2B सप्लाई। ठीक है, तो B2B रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया कि सामने वाले पर्सन के पास भी जीएसटी नंबर है और मेरे पास भी जीएसटी नंबर है, यानी कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों के पास जीएसटी नंबर है, तो वो रजिस्टर्ड सप्लाई कहलाती है। और जब सामने वाले रिसिपिएंट के पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो हमारी वो अनरजिस्टर्ड सप्लाई कहलाती है, और जिसे हम अदर टर्म में B2C सप्लाई भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो जो यहाँ पे आपने इशू किया है इसके अगेंस्ट में अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो यहाँ डालना है, अदरवाइज जो बाकी के डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, कौन से वाले? जो आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू किए थे आपने, उसको हम यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाई थी कि हम यहीं पे इसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, एडजस्ट करके टोटल वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट हम एंट्री नहीं करते। अब टेबल नंबर 11A1, 11A2 टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड और 11B1, 11B2 एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, ये क्या है? ठीक है, पहले इसको करने से इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेबल्स हैं ये सिर्फ पिक्चर में आती है कब? ये जब पिक्चर में कब आएंगी? जब मेरे पास क्या होगा, जब हम कोई सर्विस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टेबल नंबर, ये जो टेबल्स है, मैं आपको टेबल लिख देता हूं, ये जो टेबल 11A1 है, ठीक है, ये पिक्चर में आएगा कब? ओनली इन केस ऑफ, only in case of supply of service। ठीक है, जब आप सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जीक्यूट करते हो, प्रोवाइड करते हो, तभी ये टेबल नंबर 11A, 11A2 आपके टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव के अगेंस्ट आता है। और ये कैसे होता है, एक एग्जांपल सुन लो। ठीक है, मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किसी से लिया, मैं आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, या बिल्डिंग बनाता हूँ, या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, सपोज करो मैंने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया, बिल्डिंग डिजाइन सर्विस लिया, ठीक है, बिल्डिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू, ठीक है, इसमें टैक्सेबल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए की। ठीक है, और इस पे जीएसटी जो लगना था वो लगना था @18%। ठीक है, समझ गए? टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? 10 लाख रुपए। ठीक है, और जीएसटी कितनी है? 18%। ठीक है, टाइम जो लगेगा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, वो लगेगा अबाउट 3 मंथ। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डिंग को डिजाइन करने का और उसको आर्किटेक्ट बनाने का टाइम जो लगेगा 3 मंथ लगेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन द मंथ ऑफ, सपोज पूरे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट मंथ में बात करता हूँ, तो कौन सा है माजी तुम्हारा? फरवरी 2025, फरवरी 2025 है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को जब हमने स्टार्ट किया तो बेसिकली सारी पेमेंट तो बंदा में एक बार देगा नहीं, 10 लाख रुपए की हम 10 लाख रुपए दे दो कि हम आपको वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, आपका काम, हमारा काम कर दो। ठीक है, बंदा क्या करेगा, मुझे कोई एडवांस देगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि मैं स्टार्टिंग में उसको 10 लाख रुपए का इनवॉइस रेज कर दूंगा और इनवॉइस रेज करते हुए मुझे पेमेंट दे देगा।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे हम उससे पेमेंट लेते हैं, वैसे वैसे हम पेमेंट लेते हैं, और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब हम जाके उसको फाइनल इनवॉइस इशू करते हैं। ऐसे ही होता है ना? हाँ या ना? जवाब दो। यस सर। यस सर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा फरवरी में स्टार्ट हुआ, और फरवरी के मंथ में हमने फरवरी में हमने एडवांस रिसीव किया, एडवांस ऑफ रुपीज कितने का, 3 लाख रुपीज का। एक हमने 3 लाख रुपीज का एक एडवांस रिसीव किया, ठीक है, और अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, समझ गए। फिर दूसरी क्या कहानी हुई, हमने मार्च में आए, मार्च में अगेन हमने फिर एक एडवांस रिसीव किया, ठीक है, एडवांस ऑफ रुपीज 4 लाख। बहुत सारा काम कंप्लीट कर दिया था हमने, तो हमने 4 लाख रुपीज का एडवांस एक अगेन और एक और लिया पार्टी से। और अप्रैल के मंथ में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अप्रैल के मंथ में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया अप्रैल में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, और हमने उसको फाइनल इनवॉइस इशू किया, इशूड कितने रुपए का, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू, अब इसमें जब इनवॉइस इशू करेंगे तो पूरा ही पूरे से ही होगा ना, इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू कितने की थी, 10 लाख रुपए से, और जीएसटी हमने कितना चार्ज किया सामने वाली पार्टी से, के अंदर जीएसटी हमने चार्ज किया 18%, जो कि हमने 1,80,000 रुपए जीएसटी भी चार्ज किया, ठीक है। पार्टी मुझे कितना पेमेंट देगी, बताओ जी। अप्रैल के मंथ में मुझे पार्टी कितनी पेमेंट देगी, ये बताओगे। 11,80,000। 11,80,000 दे देगी, इतना बड़ा पेमेंट कैसे देगी, माइनस हो जाएगा 7 लाख फिर इन अप्रैल 25 पार्टी मुझे क्या देगी, ठीक है, पार्टी मुझे 11,80,000 में से क्या मैनेज कर लेगी, 7 लाख, क्योंकि एक तो 4 लाख मैनेज करेगी, सबसे पहले तो 4 लाख मैनेज करेगी मेरे, कहेगी 4 लाख मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। फिर इस मास में 3 लाख, पहले तो 3 लाख मैनेज करेगी, सॉरी, पहले तो अपने को 3 लाख मैनेज करेगी, जो उसने मुझे एडवांस दिया था किस मंथ में, फेब में, और फिर मार्च में। अब जीएसटी का लॉ कहता है कि जब भी आप कोई सर्विस एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, सर्विस रेंडर कर रहे हो, और उस सर्विस रेंडर का जो टाइम है वो 1 महीने से ज्यादा है, सर्विस रेंडर का जो टाइम है वो 1 महीने से ज्यादा है, यानी कि टैक्स पीरियड से ज्यादा है, उस केस में जब भी आप टैक्स पीरियड यानी कि जिस मंथ का रिटर्न फाइल करते हो, उसमें जो भी आप एडवांस रिसीव करोगे, उस एडवांस के अगेंस्ट में मुझे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे करोगे। यानी कि फरवरी के मंथ में मैं क्या करूंगा कि इस 3 लाख की वैल्यू पे रिवर्स कैलकुलेशंस करूंगा, इस 3 लाख की वैल्यू को मैं एक रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन क्या होगी, 3 लाख डिवाइड बाई, बताओ इसकी रिवर्स कैलकुलेशन क्या होगी, मैं इस पे जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। 3 लाख 118 इंटू 100, 118 इंटू 100, ये मेरा क्या वैल्यू निकल जाएगा, जीएसटी का रिवर्स कैलकुलेशन, टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी, मेरी एक टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी,
और इसका इसका अमाउंट, इसका जो अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू आएगी और इस टैक्सेबल वैल्यू को मैं फाइनल वैल्यू से माइनस कर लूंगा। तो सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कितना हुआ जी, 3 लाख का 118% कितना हुआ बताओ, मेरे पास फोन नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। 3 लाख डिवाइड बाई 118 कितना हुआ इंटू 100, बताओ, बता दो यार, फोन है सबके पास। देखो ये जो वैल्यू आएगी ना 2,54,000, 54,237 रुपए। 2,54,237, 2,54,237, ठीक है 237, ये मेरी क्या बन जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। और इस पे मेरी जीएसटी की लायबिलिटी क्या आएगी 54। 54, इसको माइनस कर लो ना 3 लाख से, साला पागल हो रही ठीक है, यानी कि जीएसटी की लायबिलिटी मेरी कितनी बनेगी 45,700, 45,700, पूरी पूरी ठीक है सर, जो टाइट टाइट पूरी ठीक है। तो ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू बन गया और ये मेरी जीएसटी लायबिलिटी आएगी। तो जीएसटी कहती है कि जब आप फरवरी का मंथ का रिटर्न फाइल करोगे ना, क्योंकि आपको फरवरी के मंथ में 3 लाख का एडवांस रिसीव हुआ था, तो आप इस 3 लाख के एडवांस को क्या करोगे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ऐसे, आपकी टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे 2,54,000 रुपए और इस पे जो 45,763 का जीएसटी अमाउंट है वो अमाउंट क्या करोगे आप मुझे जमा कराओगे किस सेक्शन में, इस सेक्शन में जो आपने एडवांस रिसीव किए हैं, टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड। क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे आप मुझे जमा कराओगे, फिर उसी तरह से दूसरे वाले का भी कर लोगे, 4 लाख वाले का भी कर लोगे, ठीक है। फिर मार्च के मंथ में आओगे, मार्च के मंथ में भी 4 लाख का क्या करोगे आप, जैसे निकाल लोगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन जाओगे, क्या करोगे जी 4 लाख डिवाइड बाई 118, ठीक है, इंटू 100, ये आपकी क्या आ गई 3,38,983 रुपए, 3,38,983, 3,38,916, ये 3,38,983, ये कौन सी वैल्यू आपकी टैक्सेबल वैल्यू। और इसमें जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो कितनी है जी आपकी 61,017 रुपया 61,017 रुपए। 17, ठीक है Yes, sir. ये मेरी जीएसटी लायबिलिटी। तो जो मार्च के मंथ का रिटर्न फाइल करना, अगेन मार्च के मंथ में अगेन यहाँ पे डाल देना, फरवरी का तो फरवरी में दिखा देना, मार्च में आओगे तो मार्च का यहाँ डाल देना, ठीक है, समझ गए। अब अप्रैल के मंथ में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो अप्रैल के मंथ में आपने इनवॉइस इशू किया है, अप्रैल के मंथ में क्या किया है आपने एक इनवॉइस इशू किया है, ठीक है, जो कि 10 लाख रुपए का। तो इनवॉइस तो टोटली इशू करोगे 10 लाख रुपए से, वहां तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि इनवॉइस 3 लाख का पहले का इनवॉइस दे दिया, फिर 4 लाख का इनवॉइस दे दिया और फिर हम 10 लाख और इनवॉइस इशू कर दे। तो फाइनल इनवॉइस को कौन सा इशू करोगे 10 लाख का। तो जब फाइनल इनवॉइस इशू करोगे उसको किस में डालोगे, उसको तो आप देख लेना कि आपकी B2B है या B2C है, B2B है या B2B है। सपोज को मैं कहता हूँ कि सामने वाले पर्सन के पास भी जीएसटी नंबर था वो B2B है, तो जब हम अप्रैल के मंथ में 10 लाख का इनवॉइस इशू करेंगे तो हम 10 लाख रुपए यहाँ डाल देंगे टेबल नंबर 4 में। अब कहोगे सर यहाँ पे अगर टेबल नंबर 4 में डाल दें तो मेरी तो टैक्स लायबिलिटी 10 लाख पे 1,80,000 रुपए की आ जाएगी, नहीं तो 10 लाख रुपए पे 1,80,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आएगी और मुझे वो पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 2 मंथ में यहाँ पे जमा कराया था 3 लाख का, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंट्री डालते हो इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज जाती है। मैंने यहाँ आपको जमा कराया था 3 लाख रुपए का और 4 लाख का, तो इसका मैं क्या करूं, तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी लॉ कहता है कि जो भी आपने यहाँ पे जमा कराया है, जो भी आपने यहाँ पे जमा कराया है, जब यहाँ पे जमा कराया गया अमाउंट का एक फाइनल इनवॉइस जहाँ रिलीज करोगे टैक्स पेड मंथ में, तो उसके अगेंस्ट जो भी जीएसटी लायबिलिटी अपने यहाँ पे कर रखी है इस वाले सेक्शन में, उसको आप कहाँ दिखा देना, उसको आप यहाँ पे दिखा देना। यानी कि जो 7 लाख का आपने अमाउंट है अप्रैल के मंथ में क्या करोगे, जो 7 लाख का अमाउंट है, कितने का टोटल, जो 7 लाख का अमाउंट है, 7 लाख के अमाउंट का क्या करोगे आप, अगेन वापस रिवर्स कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही जमा कराया होगा आपने, 7 लाख डिवाइड बाई 118 इंटू 100, 5,53,220 रुपए, यानी कि 5,93,220, 5,93,220
93,220 रुपए की वैल्यू यहाँ डाल देना 11B में, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जीएसटी की लायबिलिटी ऑलरेडी पे कर रखी है, उसको रिड्यूस कर लेना। कितने से रिड्यूस हो जाएगा जी? उसको यहाँ दिखा देना कि आपने 1,06,769 रुपए का जीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ है। 1,06,779 का जीएसटी 780 ले लेते हैं, 780 का जीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ, ठीक है। तो फाइनल इनवॉइस इससे क्या होगा कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ तो बढ़ेगी 1,80,000 से, लेकिन 1,80,000 रुपए पे 1,02,000 रुपए की एंट्री आप यहाँ पास कर दोगे। देखो यहाँ पे ना आपको स्टेट वाइज पास करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे आप यहाँ पास कर देना। मैं आपको ये टेबल अभी कोई खोल के आज नहीं दिखा रहा, मैं अभी सबसे टेबल समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं खोल के दिखाऊंगा एंट्री करके, ठीक है। पहले आप पर समझ लो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे A11A1 में क्या जाएगा, जब भी आपने एडवांस रिसीव किया सर्विस के अगेंस्ट में ओनली, ठीक है, तो उसका एडवांस का आपको जीएसटी लायबिलिटी यहाँ बताना है, ठीक है। और जब आपने उस एडवांस रिसीव किया हुआ एडवांस अमाउंट का फाइनल इनवॉइस इशू कर दोगे तो इनवॉइस तो ही जाएगा, इसके अगेंस्ट में जो भी जीएसटी लायबिलिटी यहाँ आपने दिखा रखी थी पहले, उसको उसकी एंट्री आप टोटल एंट्री यहाँ कर देना, टोटल एंट्री आप यहाँ कर देना, ठीक है। उससे आपका नेट ऑफ हो जाएगा, नेट ऑफ हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एचएसएन वाइज समरी डालते हैं, एवरी प्रोडक्ट की एचएसएन वाइज समरी को डालते हैं, उनके के अगेंस्ट में क्या आइटम है, डिस्क्रिप्शन है, टोटल क्वांटिटी और उसकी वैल्यू डालते हैं, ठीक है। और यहाँ हम डालते हैं डॉक्यूमेंट इशूड, ठीक है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट इशूड करते हैं, टोटल सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, जॉब वर्क के चालान, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट इशूड में डालते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्लास का ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अब ये चीज आपने समझ ली, इसको हम वापस से रिवाइज रिकॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अब इस पॉइंट को अगर आप लोग समझ चुके हो सारे पॉइंट को, तो आपको एंट्री डालने में दिक्कत नहीं होगी। हम एंट्री डाल के मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री डालनी कैसे है, एक एक टेबल में आपको एंट्री कैसे डालनी है, क्योंकि इसके अंदर अभी कई सारी चीजें पिक्चर में आएगी, स्टेट वाइज एंट्री होती है, रेट वाइज एंट्री होती है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमारी अगले क्लास में चलेगी। अभी जीएसटी 1 के ऊपर हम 3 क्लासेस कम से कम लेंगे, 3 क्लासेस के बाद ही हमारी जीएसटी 1 खत्म होगा, क्लियर है? सर ये जो जीएसटी R1 है सर, ये क्या लगता है मंथली स्कीम के लिए है ना सर, कि क्वार्टरली वाले कंपोजिशन स्कीम के लिए सर? कंपोजिशन वाले को तो R1 फाइल नहीं करना, ठीक है। दूसरा जो रेगुलर वाले होते हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो मंथली फाइल करे या क्वार्टरली फाइल करे। अगर ऑप्शन यानी कि 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो वहां पे उनके पास ऑप्शन है, 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो कोई ऑप्शन नहीं है, मंथली फाइल करना पड़ेगा R1। और अगर उन्होंने 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर लिया हुआ है, ठीक है, अगर है तो उस केस में उनके पास ऑप्शन हो सकता है कि वो R1 मंथली फाइल करे या क्वार्टरली फाइल करे। अगर मंथली यूज करते हैं तो क्वार्टर के पहले 2 महीने उनको वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, आईएफए फाइल करना पड़ता है, और लास्ट के मंथ में क्वार्टर जब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उस मंथ में हम R1 फाइल करते हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है सर एग्जेम्प्टेड गुड्स कहाँ है और कौन सी गुड्स सर नॉन जीएसटी वाली कहाँ से पता चलेगा सर? वो जीएसटी का रेट शेड्यूल है, शेड्यूल से मैं आपको बताऊंगा, उसका एक लिंक भी दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि उसके अंदर क्या आइटम्स एग्जेम्प्टेड में कौन से नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, ठीक है, और किन आइटम पे क्या रेट है। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और ये वाला पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, जो भी समझाया है उसको मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, तो बच्चे सब लोग देख लेंगे। चलो जी, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ दिस डेटा के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल। हेलो, क्या हो रही है? हेलो, क्या हो रही है हमारी जान? तुम्हारे कसम में हम हैं। हेलो हमारी जान, क्या हो रही है हमारी जाने? Yeah.